आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और उसके कारण और इससे संबंधित जितने भी इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कितने प्रश्न बन सकते हैं, सभी संभावित प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण क्या था। और यूरोप का यदि हम बात करें तो यह एक महादेश है और इसके अंतर्गत बहुत सारे जो देश आते हैं, जैसे इटली हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस, ये सब यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आता है। और यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो कारण था, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से था, एक था नेपोलियन का आक्रमण और दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति। और इन्हीं दो कारण से यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उत्कर्ष हुआ, कह सकते हैं कि उदय हुआ। तो नेपोलियन के आक्रमण के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और दूसरा कारण जो है वह है फ्रांसीसी क्रांति से भी यूरोप के अन्य देशों में जागरूकता फैली और वहाँ पर भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को लेते हैं कि नेपोलियन का पतन कब हुआ। तो नेपोलियन के पतन के बारे में यदि हम लोग जानते हैं तो देखिए ऑप्शन है 1814, 1815, 1816 और 1817। तो चलिए इसका जवाब दीजिए 1814, 1815, 1816 और 1817। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1814 में नेपोलियन का क्या हो गया था? पतन हो गया था। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ। और वियना कांग्रेस सम्मेलन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब नेपोलियन का पतन हो गया था तो जितने भी पुरातन व्यवस्था का जो उन्होंने अंत किया था, तो पुरातन व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने क्या किया, एक वियना में एक सम्मेलन बुलाया है ना। और यह सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। 1815 में। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप लोगों को बता दें कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा जो पुरातन व्यवस्था को जो अंत कर दिया था उसका पुनर्स्थापना करना। और यह कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस के द्वारा ही मेटरनिक युग का, चूँकि इस वियना कांग्रेस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वह था मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। और इसका मेन उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था को फिर से लाना और मेटरनिक युग की शुरुआत इसी से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह इटली किस महादेश में है ना। इटली किस महादेश है? अभी जैसा हम लेक्चर में बताया कि इटली किस महादेश में आता है? यूरोप, है ना। इटली यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। और यूरोप महादेश के अंतर्गत आने वाले और देश यदि हम नाम पूछें तो उसमें क्या क्या बोल सकते हैं हम? इटली के साथ साथ है आपका जर्मनी भी आता है ना। जर्मनी, है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, ये सब यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आने वाले देश हैं। इटली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जर्मनी का एकीकरण, बताए थे कि जर्मनी का एकीकरण यदि हम लोग जाने तो जर्मनी और इटली का एकीकरण लगभग एक ही साथ हुआ था, है ना, 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के अंतर्गत हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, एड्रियानोपल की संधि, पेरिस की संधि। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा इसका एकीकरण हुआ था। ठीक है। तो यहाँ